हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 11 का नेक्स्ट टॉपिक यूजिंग एक्सप्रेशंस प्रैक्टिकली। ठीक है, एक्सप्रेशंस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। एक्सप्रेशंस विथ वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल को एक्सप्रेशंस में इंट्रोड्यूस किया था। तो अब वही हम बस थोड़ा डेली लाइफ से रिलेटेड जो एग्जाम्पल हमें मिलते हैं उसमें फोकस करेंगे। ठीक है, जैसे सिचुएशन, ये जो सिचुएशन हमें दी गई है, डिस्क्राइब्ड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, जो हम सामान्य भाषा का यूज़ करते हैं दैनिक जीवन में, तो उसमें उसमें ये लिखा गया है। ठीक है, जैसे हम यही बोलते हैं ना, सरिता हैज़ 10 मोर मार्वल्स देन अमीना। अगर अमीना से 10 मार्वल ज़्यादा है सरिता की, तो हम इतना बड़ा स्टेटमेंट ही तो बोलते हैं। ये सिचुएशन को ऐसे ही बोला जाता है। अब बस हमने क्या सीखना है कि इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम वेरिएबल की हेल्प से कैसे लिखते हैं। बीच में फिर ये वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है, फिर हम लिखेंगे इस स्टेटमेंट को एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में। तो अब देखते हैं, सबसे पहले सरिता हैज़ 10 मोर मार्वल्स देन अमीना। ठीक है, दे सुन करके समझ आ रहा है, अमीना के पास जितने भी मार्वल हैं उससे 10 ज़्यादा सरिता के पास हैं। मतलब सरिता के मार्वल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर अमीना के पता चल जाए तो। ठीक है, अमीना के पास अगर 10 होंगे तो सरिता के पास उससे 10 ज़्यादा यानी कि 20 होंगे। अमीना के पास अगर 20 होंगे तो सरिता के पास उससे 10 ज़्यादा यानी कि 30 होंगे। तो ऐसे समझ आ जाएगा ना। तो जैसे ऐसे अब ये आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम इसी को समझ लेंगे ढंग से, फिर एक तरीका होता है जिससे हमें विदाउट एनी कन्फ्यूज़न डायरेक्ट हम सॉल्व करने पे आते हैं। बालू इज़ 3 years यंगर देन राजू। ठीक है, जो बालू है वो 3 years यंगर है, यानी कि छोटा है राजू से। बालू की एज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर राजू की एज हमें पता चल जाए। अगर राजू 6 years ओल्ड है तो राजू से 3 साल छोटा है बालू, तो वो हो जाएगा 3 का। अगर राजू 10 years ओल्ड है तो बालू उससे 3 कम 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राजू मेन है, इसका हमें पता चल जाए तो हम उससे 3 कम करेंगे तो वो बालू की एज आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट में विकास इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू। विकास क्या है, राजू का ट्वाइस है ईयर, मतलब साल में। तो अगर राजू का पता चल जाए कि राजू अगर 2 साल का है तो विकास ऑब्वियसली 4 साल का होगा। अगर राजू 10 साल का है तो विकास 20 साल का होगा, 10 का जस्ट ट्वाइस। ठीक है, समझ आ गया। मतलब इस तरीके से हम ऐसे तो समझ पा रहे हैं, लेकिन अब इसको जब में मानना होता है ना, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स के सामने, कि जब हमें लेट अज्यूम करते हैं यहाँ पर, जैसे अमीना को किया है, तो हम अमीना को ही क्यों कर रहे हैं, सरिता को क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब ठीक क्वेश्चन है ना, सरिता को भी तो कर सकते थे, है तो दोनों ही लड़कियां, सरिता भी अमीना भी। तो इसको समझना है कि मेन किसको अज्यूम किया जाता है और फिर उसकी हेल्प से दूसरे को फिर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये मेन पार्ट है कि वेरिएबल चूज किसको करें। अब ये है जिससे हम कंपेयर कर रहे थे ना, जैसे हमने पहले बोला कि सरिता की एज 10 years ज़्यादा, सॉरी, सरिता के पास 10 मोर मार्वल्स हैं अमीना से, तो सरिता की मार्वल काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर अमीना के पता चल जाए। तो ये जो मेन होता है ना, जैसे अमीना के अगर पता चल जाते तो इसका आ जाता, तो अमीना मेन है तो अमीना को मानेंगे। ठीक है, बालू की एज पता चल जाएगी अगर राजू की पता चल गई तो उससे 3 साल उस लेस कर देंगे। तो राजू मेन है ना, राजू की एज मेन है तो राजू को मानेंगे एक्स। ऐसे ही विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू है ना, तो राजू से कंपेयर किया है ना विकास को, कि विकास क्या है, राजू का ट्वाइस है। तो अगर राजू की एज पता चल जाए तो उसका दुगना करेंगे तो विकास की एज आ जाएगी। तो यहाँ पर भी राजू की एज को ही मानेंगे, विकास को नहीं मानेंगे। ठीक है, अब एक और तरीका है कि देन के बाद जो लिखा होता है ना, देन के बाद या एज के बाद, खैर ये चीज़ हमने नहीं वैसे सीखनी चाहिए कि हम ऐसे तो हम याद कर लेंगे कि देन के बाद जो आएगा उसको एक्स मानेंगे। हमें समझ आना चाहिए कि इसको क्यों मान रहे हैं, क्यों हम इसको वेरिएबल मान रहे हैं, इसको क्यों नहीं मान रहे हैं। क्योंकि मेन हम इससे शुरू कर रहे हैं। ये अमीना का अगर पता चल जाएगा ना
तो सरिता का अपने आप ही पता चल जाएगा, उसका फिर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका हमें बताया है कि वो 10 मोर है उसके पास। तो मेन अमीना है, इसीलिए जो मेन होता है ना उसको माना जाता है, ठीक है, वेरिएबल। और जैसे अमीना को माना x, तो अब सरिता क्या है, सरिता अमीना से 10 ज़्यादा है उसके पास मार्वल, तो और अमीना के पास हो गए x मार्वल, तो सरिता के पास हो जाएगी x+10। बालू जो है राजू से 3 इयर्स यंगर है, तो राजू को अगर हमने x मान लिया है तो x में से 3 माइनस कर देंगे तो बालूज एज आ जाएगी, ठीक है, बालूज एज इज x-3 इयर्स। ऐसे ही विकास अगर ट्वाइस है राजू का, तो राजू को अगर हमने x अज्यूम कर लिया है x ईयर्स, तो फिर विकास को निकालने की ज़रूरत नहीं है, इस x का दुगना कर दो, वो विकास की एज आ जाएगी, विकास एज इज़ 2x ईयर्स, ठीक है। ऐसे ही राजू's फादर्स एज इज़ 2 इयर्स मोर देन 3 टाइम्स राजू's एज, मतलब मेन राजू की एज से ही कर रहे हैं, मेन जो है मतलब राजू की एज का 3 गुना और उससे 2 ज़्यादा राजू के फादर की एज है, ठीक है। तो ये जो राजू की एज है ना उसको हम x मानेंगे, फिर इस x में पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 टाइम्स है, फिर देन ऐड करेंगे 2 को, तो 3x+2 इयर्स जो है वो राजू फादर्स एज हो जाएगी। आया, कुछ तो समझ आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस लुक एट सम अदर सच सिचुएशंस, अदर सिचुएशंस में भी ध्यान देते हैं। सिचुएशन है जो कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखी है, फिर वेरिएबल है, फिर उसको एक्सप्रेशन में लिखा गया है। हाउ ओल्ड विल सुशान बी 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। अब इसमें तो खैर ये तो सिंपल ही है कि इसमें 2 लोग नहीं हैं, तो ऑब्वियसली हमने सुशान की एज को, मतलब इसमें पूछ क्या रहा है हमसे कि अभी से 5 साल के बाद, हाउ ओल्ड विल सुशान, मतलब सुशान कितनी एज का हो जाएगा 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 5 साल के बाद, ठीक है, अभी से 5 साल के बाद जो सुशान है वो कितने का हो जाएगा। तो अभी अभी जितने का है 5 साल बाद 5 ऐड कर लेंगे, अभी हम जितने भी साल के, अगले साल हम इसमें एक और ऐड करके उतनी ईयर के हो जाएंगे ना। तो ऑब्वियसली अगर अभी हम जितनी भी एज के हैं 5 साल उसमें से ऐड कर लेंगे, तो अभी कितनी एज के हैं वो तो मेन है ना, तो उसको ही मानना पड़ता है कि जो लेट वाई बी सुशांत प्रेजेंट एज इन ईयर्स, अभी की जो प्रेजेंट एज है वो वाई है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी y+5 हो जाएगी, ठीक है। जैसे हाउ ओल्ड वॉज सुशांत 4 इयर्स एगो, सुशांत 4 साल पहले कितने साल का था, अभी का कुछ नहीं पता, तो अभी से ही तो पीछे जाएंगे ना, सीधे तो पीछे नहीं जा सकते, अभी की एज पता चलेगी, उस एज में से 4 को माइनस करेंगे तब 4 साल पीछे जा पाएंगे। तो अभी की एज पता नहीं है तो उसको y अज्यूम कर लेंगे कि y ईयर्स है, तो 4 साल पहले कितना हो जाएगा y-4 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी इज ₹5 लेस देन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी। तो ये तो पहले वाला ही हो गया कि जो व्हीट का जो प्राइस है वो 5 रुपये कम है चावल के प्राइस से, ठीक है, राइस के प्राइस से। तो अगर हमें राइस पर केजी पता चल जाए कि 1 केजी राइस की प्राइस क्या है, तो उसमें से 5 रुपये घटाएंगे तो व्हीट का फिर हमें खुद ही पता चल जाएगा। इसे हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है कि व्हीट का कॉस्ट क्या है अलग से, ठीक है, बस राइस का चाहिए। तो राइस मेन है तो राइस को एज्यूम कर लेंगे, कितना भी रुपया, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। और इसमें से जब हम 5 रुपये घटा देंगे तो ये जो इतना रुपीज़ जो है P-5, ये व्हीट की क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी या प्राइस हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया होगा ना। 2 एग्जाम्पल और हैं, ये आगे आने वाली ये जो एक्सरसाइज है ना 11.4, इसमें हेल्प करने वाले हैं ये सारे, इसीलिए यहाँ पर दिए हैं। प्राइस ऑफ ऑयल पर लीटर इज़ 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ राइस पर केजी। जो प्राइस ऑफ ऑयल है ना वो 5 गुना है, किससे, प्राइस ऑफ राइस पर केजी, मतलब 1 केजी का चावल जितने का आएगा उसका 5 गुना कर देंगे तो उसमें हमें 1 लीटर तेल मिल रहा होगा, ठीक है। तो राइस की कीमत पता चल जाएगी ना, तो ऑयल की फिर हम खुद ही निकाल लेंगे, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम राइस की ही मानेंगे P रुपीज़, तो ऑयल की कितनी हो जाएगी 5P हो जाएगी, ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाई P। ऐसे ही द स्पीड ऑफ अ बस इज़ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन, 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है,
स्पीड ऑफ ट्रक गोइंग ऑन द सेम रोड में दो चीज़ें चल रही हैं, तो जो बस की स्पीड है ना वो ट्रक की स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, पर आवर, यानी कि 1 घंटे में ट्रक जितना चल रही होगी, जैसे 1 घंटे में अगर ट्रक चल रही है हमारी 20 किलोमीटर, ठीक है, तो उसकी स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 20 किलोमीटर। तो बस चलेगी 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब बस की जो स्पीड होगी वो 30 होगी, क्योंकि बस की स्पीड ट्रक से 10 ज़्यादा है। समझ आ गया होगा ना। तो ट्रक की स्पीड को हम एज्यूम करें, क्योंकि ट्रक वाला मेन है, ट्रक भी y किलोमीटर, तो स्पीड ऑफ बस कितनी हो जाएगी y+10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इससे हम यही जितना हमने सीख लिया है उसकी हेल्प से हम 11.4 को बनाते हैं। करते हैं एक्सरसाइज 11.4, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट है, ए है, टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर्स, ठीक है। सरिता की जो प्रेजेंट की एज है वो कितना दिया है, वाई ईयर्स। इसको लिख लेते हैं, सरिताज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू वाई ईयर्स, ठीक है। वट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ, वट विल बी कितनी होगी, कब, 5 साल बाद, अभी से 5 साल बाद सरिता की एज कितनी होगी, ठीक है। तो अभी हम जितने भी हैं, अभी प्रेजेंट में जितने भी हैं उसमें 5 साल ऐड कर देंगे, तो ही तो हम 5 साल बाद कितनी एज के होंगे वो निकलेगी ना। तो सिंपल सी बात है कि शी विल बी, हाँ सीधे ये लिखें भी क्या, सीधे यहाँ पर लिख लो y+5, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, और लिखना चाहते हो, शी विल बी y+5 years ओल्ड फ्रॉम नाउ आफ्टर 5 years, ठीक है। नेक्स्ट है, वट वॉज हर एज 3 years बैक, 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी, तो अभी की एज में से 3 साल माइनस कर देंगे, तो 3 साल पहले वो कितनी एज की थी वो आ जाएगा। सब कुछ निकलेगा प्रेजेंट की एज से, ठीक है। कभी भी ये जो क्वेश्चन आता है एज से रिलेटेड ना, तो उसमें हम प्रेजेंट की एज को मानते हैं, अगर दे दी है तो अच्छी बात है, नहीं दी है तो प्रेजेंट की एज ही पहले माननी पड़ती है, ठीक है, ज्यूम करनी पड़ती है, x years ओल्ड, y years ओल्ड, क्योंकि प्रेजेंट की एज के ही अकॉर्डिंग हमें जितना आगे, जितने ईयर्स आगे के लिए बोला है उतने ऐड कर देते हैं, जितना ईयर्स एगो के लिए, पहले के लिए बोल रहा है उतनी एज माइनस कर देते हैं, प्रेजेंट का होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सरिताज ग्रैंडफादर इज़ 6 टाइम हर एज, 6 टाइम्स है, तो उसकी एज वाई है, तो सरिताज ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, सरिता की एज का 6 टाइम्स, यानी कि 6 × सरिताज प्रेजेंट एज, तो ये हो जाएगा 6y, ठीक है। ग्रैंड मदर इज़ 2 years यंगर देन ग्रैंडफादर, जो उसकी ग्रैंड मदर है ग्रैंड फादर से 2 साल छोटी है, और ग्रैंड फादर की एज कितनी है, 6 × y, तो ग्रैंड मदर की एज कितनी हो जाएगी, व्हाट इज़ ग्रैंड मदर्स एज, ग्रैंड फादर की एज से 2 साल छोटी, यंगर, ठीक है। तो ग्रैंड मदर की हो जाएगी 6y - 2, ठीक है। सिंपल सा था क्वेश्चन। और एक और पार्ट है इसका लास्ट, सरिताज फादर्स एज इज़ 5 years मोर, 5 years मोर यानी कि +5, देन 3 times सरिताज एज, 3 times 5 years, 5 years मोर 3 times सरिताज एज, सरिता की एज का 3 times करेंगे यानी कि 3y, और उसमें 5 और मोर करेंगे तो +5, ठीक है। तो फादर की एज कितनी आ जाएगी, 3y+5, ठीक है। बी पार्ट करते हैं, बी पार्ट क्या है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज़ 4 meter लेस देन 3 times द breadth of the hall, what is the length if the breadth is b meters। सबसे पहले तो हम क्या बनाते हैं, रेक्टेंगुलर हॉल बनाते हैं, ठीक है, छोटा सा।
ये है हमारा रेक्टेंगुलर हॉल। रेक्टेंगुलर हॉल से समझिए ना कि एक 3 डायमेंशनल शेप होगा। 3 डायमेंशनल हॉल तो एक 3 डायमेंशनल रूम हुआ, तो 3 डायमेंशन होंगी ना उसकी, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। जिसमें से ये जो है वो है लेंथ, ये है ब्रेथ, और इसको मान लेते हैं हाइट, जो कि हमें दिया है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द हॉल। अच्छा ठीक है। इफ़ द ब्रेथ इज बी मीटर्स, ब्रेथ दे दी है, ये वाली बी है, तो पहले तो हम ये दे लिख लेंगे जो दिया हुआ है, ब्रेथ इज इक्वल टू बी मीटर्स है, ठीक है, ब्रेथ। और इसको हम लिखते कैसे हैं वो सीखते हैं। पहले मैथमेटिकल, जो हमें ये जो स्टेटमेंट दिया है, बड़ा सा एक सिचुएशन दी है, उसको हम अपने कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में। तो द लेंथ के बारे में बात चल रही है ना, तो लेंथ लिख देंगे, लेंथ के बारे में बता रहे हैं ना कि लेंथ किससे कितना गुना कितना कम है, ये सब जो मेन है सेंटेंस का वो लेंथ है, तो लेंथ लिख देंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। अब इज आ गया ना, रेक्टेंगुलर हॉल की लेंथ इज की जगह पर इज इक्वल टू आ जाता है 4 मीटर लेस कहा है, यानी कि 4 मीटर कम। अब वो जो लेस होता है ना, कभी भी थोड़ा सा स्पेस छोड़ के -4 या जितना भी लेस दिया होता है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखा जाता है। स्पेस क्यों छोड़ते हैं? ताकि ये जो 4 है वो जिससे भी कम हो वो हम यहाँ पर लिखें। अगर 4 कम है तो किसी ना किसी चीज़ से तो कम होगा ना, वो यहाँ पर तो नहीं आ सकता। लेंथ इज इक्वल टू -4 यहाँ पर नहीं करते हैं, छोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि जिससे भी ये कम होगा -4 वो हम यहाँ पर करेंगे। और किससे कम है? 4 मीटर्स लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ। किससे कम है? देन के बाद क्या लिखा है? 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द हॉल। 3 टाइम्स ब्रेथ की जगह हमने दिया है बी। इस 3 टाइम्स बी से 4 कम क्या है? लेंथ है। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन तैयार हो गया बन के, ठीक है। तो लेंथ उसकी क्या हो जाएगी? 3b - 4। तो यही हमसे पूछा था, व्हाट इज़ द लेंथ, ठीक है, लेंथ निकालो। तो लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 3b - 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सी करते हैं। ये बी था, करना बुक में ही है, बस खाली समझ रहे हैं कि कैसे बनाएंगे। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये भी रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो यही देख लेंगे। बॉक्स हैज़ हाइट h सेंटीमीटर, ये जो हाइट है वो कितनी है? h सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं हाइट इज इक्वल टू h सेंटीमीटर। इट्स लेंथ, लेंथ के बारे में बता रहे हैं ना कि लेंथ इज दिस ऐसे, तो लेंथ के बारे में बात चल रही है, तो लेंथ इज इक्वल टू लिख देंगे। लेंथ इज का मतलब इज इक्वल टू 5 टाइम्स का मतलब 5 हो गया, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई द हाइट, हाइट की जगह पर कितना है? h, ठीक है। तो लेंथ हमारी कितनी आ गई? 5h, आगे से सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों आएगा? क्योंकि h जो है वो सेंटीमीटर में है, तो कोई भी सेंटीमीटर वाली चीज़ 5 से मल्टीप्लाई होगी तो उसकी यूनिट भी किस में आएगी? सेंटीमीटर में ही आएगी, ठीक है। अब दूसरा ब्रेथ के बारे में बता रहा है, जैसे यहाँ पर लेंथ इज बताया था ना, तो आगे उसने इतना बताया, जैसे इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट, ये कंप्लीट हो गया। एंड ब्रेथ इज, अब ब्रेथ को बताना शुरू कर रहा है, तो पहले हम लिखेंगे ब्रेथ इज का मतलब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लेस, अगेन सेम थिंग। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के बाद में -10 किया जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में ही -10 नहीं करेंगे, अब यहाँ पर फिल करेंगे आगे का पढ़ के कि किससे 10 कम है, वो यहाँ पर फिल करेंगे। 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, लेंथ से 10 सेंटीमीटर कम है। लेंथ अभी अभी निकाली, कितनी आई थी? 5h, ठीक है। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? 5h - 10, ठीक है। तो ये हो जाएगी, ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। ब्रेथ हो जाएगी 5h - 10, लेंथ हो जाएगी 5h, और यही हमने निकालना भी था। एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म्स ऑफ द हाइट। ये h के फॉर्म में हमने लेंथ भी निकालनी थी, h की टर्म में, h के ही टर्म में हमने ब्रेथ भी निकालनी थी।
तो ये लेंथ हो गई 5h, ब्रेथ हो गई 5h-10। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं डी। मीना, बीना एंड लीना, ठीक है, 3 फ्रेंड्स हैं, आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। ये तीनों है, ये मीना, बीना, लीना, कोई भी इनमें से। तो वो हिल के टॉप में, मतलब स्टेप आगे को बढ़ रहे हैं हिल की टॉप में जाने के लिए। ठीक है, फिर ये बता रहा है हमें कि मीना इज़ एट स्टेप एस। मीना जो है वो एस स्टेप में है। ठीक है, एक वो बताया वेरिएबल के फॉर्म में दिया है कि वो स्टेप नंबर एस में है। बीना जो है वो 8 स्टेप अहेड है, यानी कि बीना जो है वो 8 स्टेप आगे है। एंड लीना 7 स्टेप बिहाइंड। और इस मीना के बारे में बताया था ना पहले, तो इसी मीना से कंपेयर करके बताया है कि बीना 8 स्टेप आगे है और लीना 7 स्टेप पीछे है। तो फिर बताओगे वेयर द बीना एंड मीना, तो बीना और मीना है कहाँ। तो फिगर देख के समझ आ रहा है कि ये होगी मीना। ठीक है, ये होगी मीना, ये है स्टेप नंबर एस पर। ठीक है, और बीना इज 8 स्टेप अहेड, ये वाली होगी ना। ये कौन है आगे, कौन है, बीना। बीना, ठीक है, ये एज 8 स्टेप आगे है, किससे है, एस से। तो ये कहाँ पर होगी, S+8 में होगी, ये इतने स्टेप नंबर पे होगी। एंड लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड, ये है लीना, ये 7 स्टेप्स बिहाइंड है, यानी कि एस जितनी भी स्टेप नंबर पे होगी, जैसे 10 में है मान लिया जाए, तो इससे 7 कम है लीना, यानी कि ये सिर्फ स्टेप नंबर 3 पे ही होगी अभी। ठीक है, अगर समझ आ गया होगा ना, अगर ये स्टेप नंबर 10 पर है, अगर एस की वैल्यू 10 हो जाती है, तो जो बीना है वो स्टेप नंबर 18 में, यानी कि 8 आगे हो जाएगी उससे। ठीक है, समझ आ गया होगा ना, सिंपल है। अब है द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इज द हिल टॉप इज। हाँ, इसको एक बार करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। इसको इसको पहले समझ में जो थोड़ा सा कम आता है ना, स्टार्टिंग में पढ़ के जो थोड़ा सा माइंड घूमता है, उसको हम जल्दी से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में चेंज करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो हमारे लिए इजी एक्सप्रेशन में चेंज हो करके बहुत इजी हो जाता है करना। ठीक है, जैसे द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज आ गया ना, इसकी जगह पर इज इक्वल टू 10 लेस देन। 10 लेस देन है तो मतलब -10 कर देंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज़ रीच्ड, जहाँ पर मीना पहुँची है ना, यानी कि एस जो इन्होंने हमें पहले ही बताया था कि मीना इज़ एट स्टेप एस, तो जहाँ पर मीना पहुँची है इसका 4 टाइम्स और उससे 10 लेस। ठीक है, ये है। तो एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस, तो एस का यूज़ करके हमने टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स बताने हैं। ठीक है, तो सिंपल वो आ गया, 4s-10 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें कर लेंगे 4s-10। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं ई पार्ट। अ बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बस है, जैसे ऐसे ही बना लेते हैं अभी समझने के लिए। ठीक है, इसकी जो स्पीड है ना, किस स्पीड से ये चल रही है, v किलोमीटर पर आवर, मतलब हर 1 घंटे में ये v किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर ले रही होगी। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर है और 1 घंटे बाद हम देखेंगे तो ये जितना इसने किया होगा ये v किलोमीटर होगा, मतलब एक वेरिएबल के फॉर्म में हमें दे दिया है। इस v की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 1, 10, 1000, 100, कुछ भी, तो वेरिएबल बता दिया है v किलोमीटर। ठीक है, इट इज़ गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर, ये है अगर दसपुर और ये है बीसपुर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको जाना है, ये डिस्टेंस इसने ट्रैवल करनी है टोटल। आफ्टर द बस हैज़ ट्रेवल्ड 5 आवर्स, इस बस ने यहाँ से आगे को
5 आवर माना इतना कर लिया, ठीक है, 5 घंटे ये चली। 5 आवर की डिस्टेंस जो है मतलब 5 घंटे तक वो चली बस यहाँ पर से, और अब पहुँच गई है यहाँ पर, ठीक है। बना लेते हैं, पहले थी यहाँ पर और अब पहुँच गई है कहाँ, यहाँ पर, ठीक है। 5 hours after the bus has traveled 5 hours, बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर्स अवे। अभी भी ये जो बीसपुर है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अभी भी ये 20 किलोमीटर बच गई है इतना चलने के बाद भी 5 घंटे। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर। तो पूरा इस दसपुर से यहाँ बीसपुर तक की टोटल डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा बताओ कह रहा है ये पूरा बताओ, ठीक है। एक्सप्रेस इट यूजिंग वी, और इस वी का यूज़ करके इसको एक्सप्रेस, इस जो डिस्टेंस है ना पूरी, इस डिस्टेंस को वी का यूज़ करके वी के टर्म्स में बताना है। तो सिंपल सी बात है, अगर उसने 5 घंटा ट्रैवल किया है तो हर 1 घंटे में, क्योंकि वो 20 किलोमीटर कर ले रहा है, तो ये जो 5 घंटे उसने, मतलब जैसे समझो इसको 1 घंटा हुआ होगा उसने 20 किलोमीटर तय किया, फिर दूसरा घंटा हुआ उसने फिर से 20 किलोमीटर तय किया, फिर घंटा हुआ 20 किलोमीटर तय किया, कितने हो गए 1 2 3, ठीक है। फिर 1 घंटा हो गया फिर से 20 किलोमीटर, और इसमें फिर से 20 किलोमीटर, क्योंकि वो हर 1 घंटे में कितना ट्रैवल कर रहा है 20 किलोमीटर, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, पहले पहले घंटे में, दूसरे घंटे में भी सेम, थर्ड आवर, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 घंटे में इतना ट्रैवल कर लिया और कहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन अभी भी 20 किलोमीटर कम है, ठीक है। और इतना चलने के बाद 20 किलोमीटर और तय कर लेगी तो कहाँ पहुँच जाएगी, बीसपुर। तो टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगी ना। और ये पता है हमें कि v और v ये सब आपस में सेम वेरिएबल हैं, एग्जैक्टली सेम है, तो इनके आगे कुछ नहीं लिखा होता तो 1 लिखा होता है ना। तो ये 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 5v, पीछे से 20 ऐड कर लेंगे क्योंकि v वाला है और यहाँ पर 20 नहीं है, तो ये अब फर्दर ऐड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये ऐसा ही एक एक्सप्रेशन बन जाएगा जो कि है 5v + 20, टोटल डिस्टेंस ऑफ दसपुर टू बीसपुर, ठीक है। समझ आ गया होगा, तो इसको यहीं पर लिख लेते हैं, 5v + 20 इतना किलोमीटर है टोटल, ठीक है, समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ठीक है। इनको चेंज करना है एक्सप्रेशंस में। जैसे एग्जांपल के लिए, गिवन सलीम स्कोर्स आर रन्स, सलीम ने कितने स्कोर किए आर रन इन क्रिकेट मैच, और नलिन स्कोर्स R + 15 रन्स, मतलब इन्होंने हमें एक्सप्रेशन में बताया है ये कि सलीम ने आर करें और नलिन ने R + 15 करें। तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में उसको कैसे लिखेंगे, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ये आर किसका है, सलीम का था, और नलिन का उससे 15 ज़्यादा, तो नलिन स्कोर्स 15 रन्स मोर देन सलीम, ठीक है। ऐसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में उसको हमने चेंज करना है, ठीक है, जो हमें एक्सप्रेशंस में दिया गया है। तो देखते हैं, अ नोटबुक कॉस्ट ₹P, एक नोटबुक कितने रुपए में आ रही है, P रुपए में आ रही है, और जो बुक है वो 3P में आ रही है, मतलब इस P का जब हम 3 गुना कर रहे हैं तो बुक आ रही है उतने में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको कैसे लिखेंगे, बुक कॉस्ट 3 टाइम्स एज कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है। नोटबुक जितने में आ रही है उसका 3 टाइम्स कर देंगे तो बुक आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, ये जो ए है इस तरह से, अ बुक कॉस्ट 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। नेक्स्ट, टोनी पुट्स क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल, टोनी ने कितने मार्बल्स पुट किए टेबल पर, क्यू। ही हैज़ 8 क्यू मार्बल्स इन हिज बॉक्स, और बॉक्स में कितने थे 8 × Q, ठीक है। मतलब जितने उसने टेबल में रखे क्यू, बॉक्स में उससे 8 टाइम्स ज़्यादा थे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे
टोनीज बॉक्स कंटेन्स 8 टाइम्स द मार्बल्स ऑन द टेबल। ऑन द टेबल मतलब टेबल में जितने मार्बल हैं यानी कि क्यू, उसका करेक्ट 8 टाइम्स जो मार्बल है वो टोनी के बॉक्स में है, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाई क्यू। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखेंगे। सी, आर क्लास हैज़ एन स्टूडेंट, हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? एन। द स्कूल हैज़ 20 एन स्टूडेंट्स, और पूरे स्कूल में कितने हैं? हमारी क्लास का 20 टाइम्स हैं। ठीक है, हमारी क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं अगर उसका 20 टाइम्स कर लिया जाए तो पूरे स्कूल के स्टूडेंट निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? इज 20 टाइम्स दैट ऑफ आर क्लास। 20 गुना किसके? हमारी क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनका 20 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूरे स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है जग्गू इज जेड ईयर्स ओल्ड। ठीक है, जग्गू की एज कितनी है? जेड ईयर्स। हिज अंकल इज 4 जेड ईयर्स ओल्ड, और उसके अंकल उसके 4 गुना है, 4 टाइम्स है। ठीक है, 4 जेड लिखा है। एंड हिज आंट इज 4 जेड-3, यानी कि अंकल से 3 साल छोटी है। ये ऐसे ही समझ आ रहा है, अभी एग्जाम वो पहले किया था ऐसा कि जग्गू अगर जेड साल का है और हिज अंकल इज़ 4 जेड ईयर्स ओल्ड है तो उसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम बोलेंगे जग्गूज अंकल इज़ 4 टाइम्स दैट जग्गूज एज। जग्गू की एज के 4 टाइम्स हैं। एंड हिज आंट इज़ 3 years लेस देन अंकल्स एज। उनकी अंकल की एज के 3 साल लेस है आंट की एज। ठीक है, तो इसको लिखेंगे जग्गूज अंकल इज 4 times ओल्डर देन जग्गू एंड जग्गूज आंट इज 3 years यंगर देन हिज अंकल। उसके अंकल से 3 साल और छोटी है। और लास्ट क्वेश्चन है इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर रोज। ठीक है, ये आर रोज हैं, 1 2 3 ऐसे करते करते आर रोज होंगी। ईच रो कंटेन्स 5 डॉट्स, और हर एक रो में कितने डॉट्स हैं? 1 2 3 4 5। ऐसे ही यहाँ भी 1 2 3 4 5। तो ये हमें किसके बारे में बता रहा है कि जो ये टोटल डॉट्स होंगे वो कितने होंगे? 5 आर के बराबर होंगे ना। मतलब कि ये जो हर उसमें अगर 5 डॉट हैं हर एक रो में और टोटल नंबर ऑफ रोज आर हैं, तो टोटल ये डॉट अगर हमसे बोले जाएं ये जो हमें बताना चाह रहे हैं तो वो कितने होंगे? 5 × तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये जो 5 आर है इसको अब फर्दर और क्या ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, क्योंकि आर भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, आर मतलब वेरिएबल आ गया ना, तो वेरिएबल नहीं आना चाहिए, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आना चाहिए। तो आर हमारा क्या है? आर है नंबर ऑफ रोज। तो इसको हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 times द नंबर ऑफ रोज। सिंपल हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे the total number of dots is 5 times the number of rows। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है गिवन मुन्नूज एज टू बी x years, कैन यू गेस व्हाट x-2 में शो। हाँ, मुन्नू की एज 2 साल पहले दिखा रहा है ये। ठीक है, कि मुन्नू की एज अगर अभी कितनी है? x years है, तो x-2 यानी कि या फिर कोई उसका भाई हो सकता है जो उससे 2 years यंगर हो। जैसे यहाँ पर है थिंक ऑफ मुन्नूज यंगर ब्रदर, तो मुन्नूज एज हो जाएगी यंगर ब्रदर एंड 2 years यंगर देन मुन्नू। मुन्नू से 2 साल जो छोटा हो और तो उसकी एज होगी x-2। कैन यू गेस व्हाट x+4 में शो। x+4 एक तो ये मुन्नू की अभी की प्रेजेंट एज है x years की, तो 4 साल अगर इसमें ऐड कर देंगे तो या तो ये मुन्नू की 4 साल बाद की एज भी हो सकती है, बताया जा सकता है इस तरीके से कि ये मुन्नू की 4 साल बाद की एज है। और दूसरा उसका कोई बड़ा ओल्डर ब्रदर
कोई बड़ा भाई या कोई बड़ी बहन जो कि उससे 4 साल बड़ी हो, तो उसकी एज को दिखाने के लिए भी x+4 से ही उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है 3x+7, मतलब ये है 4 years मोर देन मुन्नूज एज। इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ऐसा बोलेंगे। ये है 3 times द एज ऑफ मुन्नू विल बी एडेड टू 7। मतलब पहले 3 times है मुन्नू की एज का, फिर उसमें 7 मोर देन, ऐसे भी लिख सकते हैं 7 मोर देन 3 times ऑफ मुन्नूज एज। कोई भी ओल्डर पर्सन उससे, जो कि उसकी एज के 3 गुने से 7 ज़्यादा है, जैसे उनके फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, उसकी एज को इससे हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है गिवन साराज एज टुडे टू बी वाई ईयर्स। अभी प्रेजेंट में वो वाई ईयर्स की है। थिंक ऑफ हर एज इन फ्यूचर और इन द पास्ट। अब उसकी पास्ट में और प्रेजेंट में उसकी एज, फ्यूचर में उसकी एज के बारे में हमने सोचना है, और इनकी वो लेते हैं। ठीक है, हेल्प की। व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स। ये y+7 कितना होगा, सारा की अभी की प्रेजेंट एज से, मतलब अभी से 7 साल बाद वो जिस एज की होगी उसको हम दिखाएंगे y+7 से। आज की प्रेजेंट एज से 3 साल पहले सारा किस एज की थी वो दिखाएंगे y-3 से। ठीक है। ऐसे ही ये कि 4.5 years बाद सारा की एज अभी से 4.5 साल बाद कितनी होगी उसको हम इससे दिखाएंगे, और 2.5 साल पहले सारा की एज कितनी थी वो दिखाना है तो वो हम इससे दिखाएंगे। ठीक है। गिवन n स्टूडेंट्स इन अ क्लास लाइक फुटबॉल, मतलब n स्टूडेंट्स हैं एक पूरी क्लास में, n स्टूडेंट्स फुटबॉल को पसंद करते हैं। वट मे 2n शो, मतलब ये 2n क्या दिखाएगा, उसका दुगना, ट्वाइस ऑफ n, मतलब जो फुटबॉल पसंद करते हैं जो बच्चे, उनके दुगने बच्चे हैं ये 2n। ठीक है। और वट में n/2 शो, फुटबॉल जितने बच्चे पसंद करते हैं उनके जस्ट आधे, मतलब फुटबॉल पसंद करने वाले बच्चे ये हैं। अगर हमें बोला कि क्रिकेट पसंद करने वाले बच्चे जस्ट फुटबॉल पसंद करने वाले बच्चे जितने हैं उसका जस्ट ट्वाइस है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2n से। और अगर हमसे बोला हॉकी उतने बच्चे पसंद करते हैं जितने बच्चे फुटबॉल को पसंद करते हैं, जस्ट उसका आधा, मतलब फुटबॉल को पसंद करने वाले बच्चों का अगर हम आधा कर दें तो उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हॉकी पसंद करते हैं। ठीक है। तो उनको हम किससे शो करेंगे, n/2 से शो करेंगे। ठीक है। जैसे थिंक ऑफ गेम्स अदर देन फुटबॉल, ये जैसा हमने सोचा कि ये क्रिकेट है और ये हॉकी है। ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि फुटबॉल को हम मेन में रखते हुए, क्योंकि फुटबॉल हमें बता दिया कि n है, तो फुटबॉल को मेन में रखते हुए जस्ट उसका दुगना जो होगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट 2n से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और जस्ट उसका आधा जो होगा वो n/2 से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी यहीं पर कंप्लीट हो गई है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो सिंपल सी एक्सरसाइज है। अब नेक्स्ट में हम करेंगे व्हाट इज़ एन इक्वेशन। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर ये इक्वेशन क्या होती है। बहुत आगे अब इक्वेशन से रिलेटेड इक्वेशन ही इक्वेशन सॉल्व करने को आती है, बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करनी होती हैं। उसका बेसिक अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इक्वेशन होती क्या है। ये फर्स्ट है इक्वेशन पर वीडियो की, इससे पहले हमें इक्वेशन के बारे में नहीं पता चला। अब हम इसको अच्छे से सीखेंगे ताकि आगे को जितनी भी इक्वेशंस आएँ वो हम अच्छे से इजीली सॉल्व करना तो सीखेंगे बाद में, लेकिन पहले ये पता चले इक्वेशन होती क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे।